हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 4 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अक्सर जब भी हमारे देश में लोकसभा या फिर राज्यसभा की सिटिंग चल रही होती है तो आपने देखा होगा कि कई सारे बिल पास किए जाते हैं, काफी सारे बिल्स में चेंज किया जाता है, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हमें इन्हीं सभी डेटा पे बात करना है। हमें देखना है कि राज्यसभा में डेटा प्रेजेंट किया गया है कि हमारे देश का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, हमने किन किन देशों में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम किया है। अब हमें ये भी देखना है कि लोकोमोटिव में हमारा कंट्री टॉप पर कर रहा है, हमने कितने सारे लोकोमोटिव इंजन्स को डेवलप किया है 2024-25 में या फिर लास्ट डिकेड में, ये डेटा भी प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा बफ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट किया गया है, 5 मेजर चेंजेस क्या किए गए हैं, क्या रिकमेंडेशन दिया गया है। तो काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। एक एक करके हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और जीआई टैग है, उस जीआई टैग प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। पिछले 3 दिनों से हम डेली एक ना एक जीआई प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जीआई प्रोडक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप चाहो तो एक लिस्ट बना लीजिए कि अहमदाबाद का कौन सा प्रोडक्ट है, तमिलनाडु के कौन से 2 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपनी एक लिस्ट भी रेडी कर सकते हो। बातें क्लियर है? तो आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर हो गए होंगे, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? ये सभी एग्जाम्स जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक और एग्जाम जोड़ लीजिए, सीयूईटी का एग्जाम। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर्स यूजफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, तो आप अपने लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वो जो डबिंग का इशू हो रहा था, मैंने यूट्यूब की कुछ स्टूडियो में जाके सेटिंग्स को चेंज किया है, मे बी आज वो इशू नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में जो डबिंग इशू था, आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाना है, हिंदी ओरिजिनल पे क्लिक करना है, कंप्लीट डेटा हिंदी में आ जाएगा। ओके है? मैटर क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे, तो 4 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं व्हाट? इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। 2006 से 2006 से इसको मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया था और इसकी थीम है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। नाउ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट पर्सन। हमारे देश में एक रेगुलेटरी बॉडी है। ऐसे तो कई सारी रेगुलेटरी बॉडी हैं, आरबीआई, सेबी, नबार्ड, सिडबी, ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी ही आपको देखने को मिलती है। एक और है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में पीएफआरडीए के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है एस रमन, या पूरा नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। इन्हें नया चेयरमैन बनाया है। इसके पहले ये डिप्टी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब डिप्टी कैग हुआ करते थे। ये दीपक मोहंती को सक्सीड करेंगे, रिप्लेस करेंगे। दीपक मोहंती का जो टेन्योर है वो मई 2025 में खत्म हो रहा है और उनको रिप्लेस करने का काम एस रमन करेंगे। एस रमन इसके पहले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिडबी, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, के भी चेयरमैन रह चुके हैं 2021 से लेकर 2024 तक। तो सिडबी के चेयरमैन रह चुके हैं और रिसेंटली पीएफआरडीए का चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। मई मंथ से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं टेन्योर के बारे में, तो 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स, जो भी पहले हो जाए, 5 साल या फिर 65 साल तक इनका टेन्योर रहने वाला है। नाउ बात करते हैं ये बॉडी करती क्या है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था और ये गवर्न होती है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको 2014 में स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया था। इसका काम होता है हमारे देश का जो पेंशन सिस्टम है उसको रेगुलेट करना। और अब जो हमारा नया सिस्टम आने वाला है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, इसको भी रेगुलेट कौन करेगा? यही बॉडी करेगी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है निखिल सिंघल। ये है निखिल सिंघल और इनको रिसेंटली दिया गया है उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड। तो ये कहाँ के अनमोल है बेटा? ये उत्तर प्रदेश के अनमोल है, जिनका नाम है निखिल। तो निखिल जी मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये फाउंडर है विग्योर मीडिया वर्ल्ड वाइड के और इनको रिसेंटली
प्रेस्टिजियस उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न अवार्ड दिया गया है। तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्हें इसके पहले कई सारे इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन मिले हैं। ये टाइम्स के 40 अंडर 40 में भी शामिल हुए थे 2022 में। तो हमें याद रखना है अनमोल रत्न अवार्ड किसे मिला है, निखिल सिंघल को मिला है। किस फील्ड से है, तो जर्नलिज्म की फील्ड से, पत्रकारिता के क्षेत्र से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है रमन गोइंका अवार्ड। ये भी जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर रमन गोइंका के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। आप मुझे बताइए इस साल का रमन गोइंका अवार्ड किसे दिया गया है। हो सकता है आपको याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कल मैंने मंथली कंपाइलेशन का पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मार्च मंथ के सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि आर्किटेक्ट की फील्ड का नोबेल प्राइज क्या होता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटिंग की फील्ड का नोबेल प्राइज क्या होता है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात की थी, मैथमेटिक्स की फील्ड के नोबेल प्राइज के बारे में बात की थी। तो सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं क्योंकि अवार्ड से रिसेंटली एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके मार्च मंथ के कंपाइलेशन को देख सकते हैं। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आज सेकेंड वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है। नाउ बात करते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरबीआई और इंडियन बैंक्स ने अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 एनपीसीआई का फॉर्मेशन किया था और एनपीसीआई ने रिसेंटली सोहिनी रजोला इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया है इन चार्ज ऑफ ग्रोथ। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है एनपीसीआई की, आंसर हो जाएगा सोहिनी रजोला बनी है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन नहीं है, इतने ही पर्सन हमें डिस्कस करने थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जीआई प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे चपाटा चिलीज। चपाटा चिलीज कहाँ की है, ये बारंगल की है, तेलंगाना स्टेट की, और इनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। अपने यूनिक रेड कलर के लिए जानी जाती है। आजकल बहुत ज्यादा लाल मिर्च में भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कलरिंग ऐड होती है और वो कलर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि केमिकल की जगह हमें नेचुरल चीजें मिले। तो इसका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो रहा है और भी ज्यादा एक्सपोर्ट को इन्हांस करने के लिए इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। चपाटा चिलीज कहाँ से है, तेलंगाना से है, बारंगल में होती हैं। इनको टोमेटो चिलीज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन मिला है। 80 साल से इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है और 11,000 टन एनुअल प्रोडक्शन आपको चपाटा चिलीज का देखने को मिलेगा। इस चिली की 3 वेराइटीज हैं, 3 वेरिएंट हैं, सिंगल पत्ती, डबल पत्ती और उदालू। इनको मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका के मार्केट में, चाइना, यूके, जर्मनी और यूरोप के मार्केट में इसको एक्सपोर्ट करने का काम किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो फरवरी से मार्च तक इसका हार्वेस्टिंग सीजन मिलेगा। यहाँ पर आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे जिनको रिसेंटली सर्टिफिकेशन दिया गया है। एक है आपका थिम्ममपेट चिली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एंड सेकेंड है श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे इस चिली से, इस टोमेटो चिली से, इस चपाटा चिली से एक केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है ओलियो रेजिन और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है अमेरिका, चाइना, यूके के मार्केट में, इसलिए इसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और इसका कलर काफी ज्यादा अच्छा होता है, रेड कलर होता है, तो इसको एज अ नेचुरल कलर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर रखना है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि मंथली कंपाइलेशन स्टार्ट हो चुका है, ये वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ओके है जी। और कंप्लीट मंथली जो मैगजीन है वो इस वीक तक, इस मतलब 10th तक, 10th से पहले आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले ये दोनों मैगजीन अवेलेबल हो चुकी हैं, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एक है आपकी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे मार्च मंथ के वन लाइनर्स हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी है हमारी मार्च मंथ की कंप्लीट बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें पूरे मंथ की बैंकिंग न्यूज, आरबीआई, सेबी के सर्कुलर, सारी चीजों को शामिल किया गया है। दोनों ही प्रोडक्ट प्रिंटेबल फॉर्म में है, डाउनलोड किए जा सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर लेना। और अगर आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं परवल के बारे में। परवल खाए होंगे, परवल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? परवल को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटेड, पॉइंटेड गॉड। ठीक है, जैसे कि बिटर गॉड होता है वैसे ये पॉइंटेड गॉड आपको मिलेगा, जैसे हम परवल कहते हैं।
और अगला एक और आइटम है जिसका नाम है मुनगा। हमारे रीजनल लैंग्वेज में उसे कोसे कहा जाता है, कहीं पे मुनगा कहते हैं, और इंग्लिश नाम होता है ड्रम स्टिक। ठीक है, तो ड्रम स्टिक और आपका परवल मतलब पॉइंटेड गॉड, इनको ग्लोबल एक्सपोर्ट किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम उड़ीसा टू दुबई। तो उड़ीसा से पहली बार इंटरनेशनल एक्सपोर्ट हो रहा है ड्रम स्टिक का फ्रॉम द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो और साथ ही साथ एक्सपोर्ट किया जा रहा है पॉइंटेड गॉड, कहां पर, दुबई में। 910 किलोग्राम टोटल वेट का यहाँ पर कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर से। ड्रम स्टिक या मुनगा को हम सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, रिच होता है विटामिन में, मिनरल्स में, और ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को देखना, हर एक पॉइंट को समझना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली फॉर अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन। चाहो तो अंडरलाइन कर लेना पीडीएफ में, चाहो तो नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन आए वो करो, लेकिन इस न्यूज को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि 2024-25 में हमारे देश में कितने इंजन बने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया ने अमेरिका और यूरोप को भी ओवरटेक कर लिया है लोकोमोटिव प्रोडक्शन के मामले में। 2024-25 में हमारे देश में टोटल 1681 लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन किया गया है। 2024-25 में हमारे देश में कितने इंजन बने हैं? 1681, 1681, और हमने यहाँ पे यूएसए, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को ओवरटेक कर लिया है। हमारे देश में लोकोमोटिव प्रोडक्शन के मामले में ईयर ऑन ईयर 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1681 लोकोमोटिव बनाए गए हैं FY25 में, और यहाँ पे जो FY24 था उसमें 1472 लोकोमोटिव्स को बनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें डेटा बताया गया है और पीआईबी का डेटा है। इसमें कहा गया है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में हमारे देश में 470 लोकोमोटिव्स बनाए गए थे। ठीक है, फिर 2014 से लेकर 2024 के बीच में हमारे देश में 917 लोकोमोटिव्स बनाए गए थे, और 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो अब तक यहाँ पर हमारे देश में टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने टोटल 4694 लोकोमोटिव्स बनाए हैं। मतलब नेशनल एवरेज 2014-15 में नेशनल एवरेज कितना था? 470 था। 2014 से लेकर 2024 तक नेशनल एवरेज हमारा 917 था, और अब हमारा टोटल लोकोमोटिव आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। अब इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे की जाती है? मतलब ये जो 1681 लोकोमोटिव 2024-25 में हमने बनाए हैं, एक साल में हमने इतने लोकोमोटिव बनाए हैं, और अभी तक भारत में 9168 लोकोमोटिव बन चुके हैं। तो हमारे देश में लोकोमोटिव कहाँ पर बनते हैं? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, बनारस लोकोमोटिव वर्क, पटियाला, पटियाला के अलावा मधेपुरा और मरोहरा, यहाँ पर आपको लोकोमोटिव का वर्क देखने को मिलेगा। चलिए अगली कहानी समझते हैं। बर्फ्ड अमेंडमेंट बिल 2025, पहले इसको लोकसभा में पास किया गया और अब फाइनली इसको राज्यसभा से पास कर दिया गया है। राज्यसभा में 128 मेंबर्स ने बिल को पास किया है और 95% ने अगेंस्ट द बिल वोट किया है। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें जगदीप धनखड़ ने दी है। ये जो बर्फ अमेंडमेंट बिल है ये 1995 के बिल को अमेंड करता है। यहाँ पर देखिएगा 2024 में एक कमेटी बनाई गई थी। उन कमेटी ने हमारे देश में 40 अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे कि 40 हमें अमेंडमेंट करने हैं बफ बिल में, लेकिन इन्होंने 14 अमेंडमेंट को अप्रूव किया था, और इस कमेटी को लीड कर रही थी जगदम्बा जी इस कमेटी को लीड कर रही थी। तो इन 14 अमेंडमेंट को रिकमेंड किया गया था, जिनमें से कुछ अमेंडमेंट्स को लोकसभा से और राज्यसभा से पास किया गया है। आखिरकार यहाँ पे बफ होता क्या है और अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले वो समझते हैं और उसके बाद बाकी की कहानी देखेंगे कि 5 मेजर चेंजेस यहाँ पर क्या किए गए हैं। हमें केवल 5 मेजर चेंजेस पे फोकस करना है। तो अगर कोई इस्लामिक पर्सन है, कोई मुस्लिम पर्सन है, अपनी इच्छा से रिलीजियस पर्पस के लिए कि हमें कब्रिस्तान बनाना है, मस्जिद बनानी है या फिर मदरसा की स्थापना करनी है, और वो अपनी मर्जी से अपनी चल और अचल मतलब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब डोनेट करता है तो उसे हम वक्फ कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जो मेंटेन करता है उसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई इस्लामिक पर्सन जब अपनी मर्जी से रिलीजियस पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है तो उसे हम वक्फ कहते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जो रेगुलेट करता है उसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? पहले
हमारे देश में क्या था, मतलब जो 1995 का रूल है वो ये कहता है कि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, उससे कितनी इनकम हो रही है, उस प्रॉपर्टी का क्या इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, रेसिडेंस बन रहे हैं, मदरसा बन रहे हैं या मस्जिद बन रही है, कोई भी इन पे क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से आप नहीं पूछ सकते कि आपको कितनी इनकम कहाँ से हो रही है। ठीक है, ये 1995 के रूल्स के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, और एक बार प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में आ गई तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, और इस पे चैलेंज भी नहीं हो सकता, क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता। मतलब सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सी हो जाएगी, वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी उसने डोनेट कर दी, और हो सकता है उसकी फैमिली में कोई फीमेल सक्सेसर हो, फीमेल उत्तराधिकारी हो, तो फीमेल उत्तराधिकारी को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, नहीं पूछा जाता था, और डायरेक्टली प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी जाती थी। अगर कोई पर्सन है, उसने फोर्सफुली फॉर एग्जाम्पल अपने धर्म को कन्वर्ट कर लिया है और वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है, और फोर्सफुली उससे डोनेशन किया गया हो, तो ऐसा ना हो भविष्य में, इसलिए यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। बात समझ में आ रही है? ये कोई एंटी मुस्लिम लॉ नहीं है जिसका लोग बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। अगर आप वाकई में इस बिल को समझेंगे, वाकई में इस बिल को जानेंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसी हिंदू विरोधी या मुस्लिम विरोधी बात करने यहाँ पे नहीं आई हूँ। यहाँ पे मैं तो बहुत सेक्युलर टाइप की हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि एंटी मुस्लिम है। ऑलरेडी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके फायदे की बात की गई है, कि अगर कोई चाहता है, यार कोई फीमेल है, कोई विडो लेडी है, वो नहीं चाहती कि उसकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में जाए, वो अपने बच्चों को देना चाहती है, वो बच्चों की परवरिश करना चाहती है, तो एटलीस्ट सक्सेशन का अधिकार मिलेगा। वक्फ बोर्ड जो है उसमें महिलाओं को एंट्री मिलेगी, तो एक सेकुलर सिस्टम डेवलप होगा, और वक्फ बोर्ड के डिसीजन पे भी क्वेश्चन किए जा सकेंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड ने एनेक्स कर ली है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट्स है, तो वक्फ बोर्ड के काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हर एक राज्य में वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड है। हमारे देश में 30 आपको वक्फ बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एज ऑफ सितंबर 2024, 5973 गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ ने कहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, और जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है तो उस पर उन्होंने क्वेश्चनिंग करने से मना किया है। तो ऐसे में कई सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि एक एग्जांपल इसमें मैं बताती हूँ, पीआईबी का जब आप डेटा देखोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। मैंने केवल एक ही एग्जांपल लिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं सिखाना आपको एग्जांपल, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछ रहा, बस आपकी समझ के लिए कि क्यों 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 इस बिल को लाया गया है। तो एक एक फार्म है, एक फार्मर है तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु में एक विलेज है जो कि वक्फ बोर्ड कहता है ये पूरा विलेज मेरा है, और उस फार्मर को अपनी बेटी की शादी करनी थी। बेटी की शादी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। जब पैसे की जरूरत आई तो उसने सोचा मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर क्या करूंगा, पैसे इकट्ठे करूंगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो वक्फ बोर्ड कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये पूरा विलेज हमारा है, और हम आपको परमिशन नहीं देते प्रॉपर्टी को बेचने की। तो इस तरीके के कई सारे मामले आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है बाय द वक्फ प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी वापस दिलाने के लिए भी इस बिल को लाया जाना जरूरी है। अब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इंडियन आर्मी या डिफेंस के पास है, फिर इंडियन रेलवे के पास है, और थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपको वक्फ बोर्ड के पास देखने को मिलेगी। वक्फ बोर्ड के पास अप्रोक्सीमेटली 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है, जिनकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपीज है। और पूरे वर्ल्ड में, जबकि हम एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, हम एक सेक्युलर कंट्री है, हम कोई मुस्लिम राज्य नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम राज्य हैं वहां के वक्फ बोर्ड में भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। भारत फर्स्ट नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में, और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसलिए इस कानून को पास करने की जरूरत पड़ी। अब मैं केवल यहाँ पे 5 बड़ी बड़ी बातें आपको बता देती हूँ, जो 5 मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया है कि जो वक्फ बोर्ड है, ये जो वक्फ बोर्ड है, ठीक है, इस वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टीज है, जिन्होंने भी डोनेशन किया है, उनका सभी डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, डिजिटल डेटाबेस रेडी किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किसने दी है, उसको वो प्रॉपर्टी कहाँ से मिली थी, तो वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वर्क यहाँ पे किया जाएगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड का जो फॉर्मेशन किया जाता है उसमें कोई भी फीमेल नहीं होती। अब इसमें कहा गया है कि इसमें 2 फीमेल होंगी और 2 नॉन मुस्लिम पर्सन भी होंगे।
दो फीमेल्स भी होंगी और दो नॉन मुस्लिम पर्सन्स भी वक्फ बोर्ड में होंगे, मतलब एक सेकुलर स्टेटस देने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड के साथ डिस्प्यूटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो उसमें फाइनल डिसीजन कौन देगा? कलेक्टर देगा। कलेक्टर जो डिसीजन देगा वो डिसीजन वक्फ बोर्ड को मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा राइट ऑफ मुस्लिम वीमेन एंड द लीगल हेयर, अगर ऐसी कोई कोई पुरुष था, उस पुरुष की प्रॉपर्टी थी और वो अपनी प्रॉपर्टी, उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उस प्रॉपर्टी को, हो सकती है उसकी फैमिली चाहे कि मैं वक्फ बोर्ड में डोनेट कर दूं, लेकिन फीमेल है, मतलब उसकी उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो नहीं, ये प्रॉपर्टी सक्सेसर के अधिकार से उनके पास जाएगी, ना कि वक्फ बोर्ड को डोनेट की जाएगी। बाकी वो महिला चाहे तो बाद में कर दे, लेकिन पहले वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं में होगी, वो महिला की प्रॉपर्टी होगी। ये जो बिल तैयार किया गया है, जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, इस बिल का नया नाम रखा गया है और बिल का नया नाम है उम्मीद। उम्मीद का मतलब है यहाँ पे यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। क्लियर है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी को कोई चैलेंज करना है तो आप हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट में विद इन 90 डेज आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है जो पिछले 5 सालों से मुस्लिम धर्म को जिसने अडॉप्ट किया, कोई भी पर्सन है, हिंदू है, सिख है, किसी ने भी अगर मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट किया और पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और उसको लगता है कि फोर्सफुली, मतलब अगर उसने फोर्सफुली धर्म को कन्वर्ट किया है, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है कि आप मतलब बफ में अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट ना करो, अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट ना करने की बात यहाँ पे कही गई है। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो 5 मेजर जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी। बातें समझ में आ गई हैं? चलो, तो आई थिंक मोटा माटी समझ में आ चुका है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड बिल क्या है, अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी, क्या चैलेंजेस थे, एटसेट्रा। तो सारी बातें मैंने समराइज कर दी हैं। तो आई थिंक आपको इतना मैटर क्लियर हो चुका होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ओके है जी, चलो अगली कहानी को समझते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली अपना डेटा प्रेजेंट किया है और कहा है कि हमारे देश का जो, सॉरी, राजनाथ सिंह ने डेटा प्रेजेंट किया है, अश्विनी वैष्णव नहीं, राजनाथ सिंह ने डेटा प्रेजेंट किया है। और इन्होंने कहा है कि हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, वो 23,622 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 12.04% ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लगातार डिफेंस के एक्सपोर्ट को इसलिए इंक्रीज कर पा रहे हैं क्योंकि हम मेड इन इंडिया चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं। हमने अपना डिफेंस जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है और हमारे देश का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 2539 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे देश में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी हैं। तो डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं उनसे हमने 8,389 करोड़ रुपीस का कंट्रीब्यूशन किया है एक्सपोर्ट में। वहीं प्राइवेट जो कंपनीज हैं उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन इश्यूज कितने हैं? 1762 अथॉरिटीज हैं जो कि डिफेंस के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकती हैं और टोटल 17.4% का इंक्रीमेंट डिफेंस के प्रोडक्ट्स में हुआ है इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन द नॉट द टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू के अकॉर्डिंगली 12% इंक्रीज हुआ है और इन द टर्म्स ऑफ नंबर 17.4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेट थंडर एक्सरसाइज के बारे में। स्ट्रेट थंडर एक्सरसाइज चाइना की आर्मी की एक मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज है जो कि ताइवान स्ट्रेट में हो रही है, मिडिल ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट की आप लोकेशन देख सकते हैं जो कि मेनलैंड चाइना और ताइवान को सेपरेट करता है। यू कैन सी द लोकेशन ऑफ ताइवान स्ट्रेट। ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है और लगभग 180 किलोमीटर का ये आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। और इसी स्ट्रेट में चाइना की आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है स्ट्रेट थंडर एक्सरसाइज। ठीक, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी इनिशिएटिव। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश को स्वर्ण आंध्रा बनाना चाहता है। स्वर्ण आंध्रा बाय द 2047। कैसे बनाएगा? जब हम पॉवर्टी को, गरीबी को खत्म करेंगे, जब हम हंगर को, मतलब भुखमरी को खत्म करेंगे। ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, जब हम यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेंगे, जब यहाँ पे अच्छे घर देंगे, टैप वाटर कनेक्शन देंगे, एलपीजी सिलेंडर देंगे, इंटरनेट एक्सेस देंगे, तब डेफिनेटली हम एक दिन ऐसा आएगा जब पॉवर्टी को खत्म कर देंगे, हंगर को खत्म कर देंगे। तो यही विजन है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का, इसलिए इन्होंने जीरो पॉवर्टी P4 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इनका मकसद है
स्वर्ण आंध्रा बनाना 2047 तक। यहाँ पे P4 का मतलब क्या है? P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। तो इन चारों के कोलैबोरेशन के साथ, मतलब गवर्नमेंट एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन के साथ हम इस सपने को पूरा करेंगे। इसके अंदर हाउसिंग की फैसिलिटी की बात की है, सैनिटेशन, 100% टैप वाटर कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, रिलायबल पावर सप्लाई, हाई स्पीड इंटरनेट और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें P4 इनिशिएटिव के अंदर कवर होती हैं, विच वाज लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट, अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली एक डेटा प्रेजेंट किया है लोकसभा में, और इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशंस किस राज्य में है जो कि सोलर पावर्ड है। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल है। तो टॉप टॉप 3 स्टेट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो राजस्थान लीड्स इन द सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन द रेलवे स्टेशन। राजस्थान के 275 रेलवे स्टेशंस में आपको सोलर एनर्जी ऑपरेटेड रेलवे स्टेशंस देखने को मिल जाएंगे। ये डेटा अश्विनी वैष्णव ने प्रेजेंट किया है। हमारे देश में टोटल 2249 रेलवे स्टेशंस हैं जो कि सोलर पावर प्लांट जिसमें इंस्टॉल्ड किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 2024-25 में हमने 25 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया है, जिसमें से 21 गीगावाट आपको सोलर एनर्जी देखने को मिल जाएगी। हमारा टारगेट है कि हम 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे 2025-26 तक, और रेलवे को कार्बन एमिशन जीरो बना देंगे 2030 तक। ये हमारे टारगेट है। देखिएगा एक बार, हमने 2024-25 में 25 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की है, जिसमें से 21 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर का कंट्रीब्यूशन है। हमारा टारगेट है कि हम रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाई कर देंगे 2025-26 तक, और नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे रेलवे सेक्टर में 2030 तक। ये हमारे टारगेट्स हैं, और टोटल 2249 रेलवे स्टेशन को हमने इंस्टॉल किया है सोलर पावर प्लांट के साथ। राजस्थान टॉप पर है 275, महाराष्ट्र 270, और थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल है 237 रेलवे स्टेशन। क्लियर? चलिए आज की लास्ट न्यूज देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे, और फिर कल हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसका हम यहाँ पे वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट साइन एमओयू विथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू सेट अप 3 एआई सेंटर। 3 एआई सेंटर बनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई, पुणे और नागपुर में। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एमओयू साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मदद करेगा 3 एआई सेंटर बिल्ड करने में। पहला सेंटर बनाया जाएगा मुंबई में, मुंबई सेंटर फॉर जियो स्पेशल एनालिटिक्स, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा। ये सैटेलाइट इमेजेस जो होती हैं उनको एनालिसिस करेगा, डेटा मैनेजमेंट करेगा और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सेट करेगा। फिर है फॉरेंसिक रिसर्च एंड एआई सेंटर जो कि पुणे में बनाया जाएगा, जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगा, फॉरेंसिक डेटा को एनालिसिस करेगा। फिर सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नागपुर, तो महाराष्ट्र एडवांस्ड रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म्ड लॉ लिमिटेड मार्बल के लिए थर्ड सेंटर नागपुर में बनाया जाएगा, जो कि हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पे, इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग और विजिलेंस पे फोकस करेगा। तो 3 सेंटर है मुंबई, पुणे और नागपुर में, माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाए जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। चलिए अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हु हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वीमेन टू अश्योर द ऑफिस ऑफ टू एज्यूम द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो पहली अफ्रीकन महिला है जो कि घाना से बिलोंग करती हैं, जो कि कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल बनी है। इनका नाम है शार्ली वॉचवे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट पूनम गुप्ता, इनको रिसेंटली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया है। पूछा जा रहा है कि पूनम गुप्ता किसे रिप्लेस कर रही हैं। आंसर हो जाएगा आपका माइकल पात्रा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फेमस कुंभकोनम बेटल लीफ मतलब पान के पत्ते एंड थोवलाई फूल की माला, इन्हें जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये जो पान के पत्ते हैं कुंभकोनम, ये किस रीजन में पाए जाते हैं? तो ये आपको कावेरी डेल्टा बेसिन में या कावेरी नदी के बेसिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने कल क्या क्या सीखा था? हम लोगों ने देखा था कि तमिलनाडु को 2 और प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले हैं, और तमिलनाडु में टोटल नंबर ऑफ 62 जीआई प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। एक है थोवलाई फूल की माला और दूसरा है कुंभकोनम पान के पत्ते।
पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। फिर हॉकी स्टार वंदना कटारिया ने हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया है। इनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2021-2022 में। एन चंद्रशेखरन ने ज्वाइन किया है आईएमएफ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल। फिर स्वामीनाथन एस अय्यर, इन्हें इरडई लाइफ का चेयरमैन बनाया गया है। कमल हसन को चेयरमैन बनाया गया है फिक्की मीडिया एंड इंटरटेनमेंट कमेटी साउथ का। मध्य प्रदेश ने स्कूल चले हम कैंपेन की शुरुआत की है 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक। ठीक है जी। इसके अलावा इंडिया के कॉन्सुलेट जनरल ने पहली हिंदी लैंग्वेज कोर्स को श्रीलंका के जाफना में लॉन्च किया है और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बबुनिया। फिर आईयूसीएन ने अपना पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर लायन पब्लिश किया है और लायन को लार्जली डिप्लीटेड कैटेगरी में शामिल किया गया है। एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन हमारे देश में 670 है। ठीक है। फिर इंडिया ने 2000 मतलब 12 सालों के बाद, इंडिया ने 12 सालों के बाद सबसे ज्यादा मतलब 4500 से ज्यादा बच्चों को एडॉप्ट किया है। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इन द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एनर्जी स्टैटिक इंडिया रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया कि हमारे देश में जो एनुअल कोल का प्रोडक्शन है वो 950 मिलियन टन है। ये बात रही। इसमें बताया गया कि हमारे देश का टोटल जो पावर जनरेशन है वो 450 किलोवाट आपको गीगावाट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। इसके अलावा तमिलनाडु आपको हाईएस्ट लिग्नाइट कोल रिजर्व में देखने को मिलेगा। हमारे देश का 85% जो लिग्नाइट कोल है वो तमिलनाडु के पास आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, आईएनएस तारनी ने रिसेंटली नाविक नगर परिक्रमा मिशन को कंप्लीट किया है। और कार्सोसेट जो कि इंडिया का इसरो का सैटेलाइट है, इसने म्यांमार के अर्थक्वेक के बाद इमेज को कैप्चर करने का काम किया है। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसको हमने यहाँ पे रिवाइज कर दिया है। तो आई थिंक आज के करंट अफेयर्स क्लियर हो गए होंगे और कल के करंट अफेयर्स को भी हमने रिवाइज कर लिया। देखो, जो फैक्चुअल डेटा होता है ना, मैं समझती हूँ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 2-4 बार आप पढ़ोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बातें क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि रिसेंटली पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। ठीक है। जो भी सही नाम होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे और फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथली कंपाइलेशन के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।